हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विशेष छतवानी। आज हम कवर करेंगे आरपीएससी ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का एबीएसटी का जो पेपर लिया था उसमें पेपर 1 और पेपर 2 में 150 क्वेश्चन थे। तो टोटल 300 क्वेश्चन दे आस्क्ड और हम कवर करेंगे 20 क्वेश्चंस करके हम उसे कवर अप करने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, ऑल्दो मैंने पूरा ट्राई किया है कि मैं सही आंसर देने की कोशिश करूं, पर कभी कभी 19-20 हो जाता है जब आरपीएससी आंसर की या फाइनल आंसर की रिलीज करती है, तो आफ्टर ऑब्जेक्शंस कभी कभी चेंज हो जाता है। तो उतना मेरी तरफ से डिस्क्लेमर रहेगा। बाकी एज अ नॉलेज पर्पस जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है या जो अपकमिंग एग्जाम्स में देने वाले हैं तो उन्हें एक अच्छा आइडिया मिलेगा, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। चलिए सर, मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चंस। सर, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग, बोथ 2 and 3। वेल सर, इस पहले क्वेश्चन में काफ़ी क्लोज टाइप कॉल था। एक मैंने डेफिनेशन देखा जो जैकन और बेकन का था, उसमें उन्होंने कहा है, जैक्सन एंड बेकन का, उसमें उन्होंने डेफिनेशन में ही कहा है कि वेरिएबल कॉस्टिंग और डायरेक्ट कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ दिस। तो उस हिसाब से उन्होंने उसे एक जैसा माना है। लेकिन सर आगे जाके बुक्स में लिखा हुआ है कि जो यूएसए है, यूएसए में ये दोनों सिनोनिम्स हैं, वेरिएबल कॉस्टिंग एंड डायरेक्ट कॉस्टिंग, लेकिन बाकी जगह बहुत डिफरेंस है। वेरिएबल कॉस्टिंग में केवल वेरिएबल आइटम्स को लिया जाता है और डायरेक्ट कॉस्टिंग में हम उन आइटम्स को लेते हैं जिन्हें डायरेक्टली आप किसी प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट कर सकते हो, चाहे वो फिक्स्ड ही क्यों ना हो। तो डायरेक्ट कॉस्टिंग में डायरेक्ट रिलेशन देखा जाता है, फिर चाहे वो फिक्स्ड भी हो तो भी चलेगा। ओके, तो एंड ऑफ द डे वहाँ 5-6 डिफरेंसेस जब आप पढ़ेंगे कि वेरिएबल कॉस्टिंग और डायरेक्ट कॉस्टिंग कैसे अलग हैं, तो फिर डेफिनेटली आप ये पाएंगे कि सेकंड और थर्ड में डिफरेंट है। और देन आई विल गो विथ मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वल टू वेरिएबल कॉस्टिंग। मोटे तौर पे आप जानते हैं कि एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने पर जो खर्चा आता है, हमने 100 यूनिट बना दी, उसके बाद जब हम 101 यूनिट बनाते हैं तो उस वजह से कितनी कॉस्ट आई, कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आई, उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। और आप सोचिए ना कि 101 जो 101वीं यूनिट आपने बनाई, उस पे एडिशनल खर्चा ही तो आएगा। जो फिक्स खर्चा आ रहा था वो तो अब आएगा नहीं, केवल और मटेरियल और लेबर या और एक्सपेंसेस, उसी को हम कंसीडर करेंगे। तो आई विल गो विथ सी कि मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल कॉस्टिंग। ओके, ठीक है। चलिए सर, एक क्वेश्चन और देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली शोज द बीईपी एनालिसिस? इसमें से कौन लागत लाभ विश्लेषण को सही रूप से व्यक्त करता है? ठीक है, बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, नो प्रॉफिट नो लॉस, बिल्कुल सही है। ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां पे फर्म को ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। सेकंड है टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ये भी सही है। जो फर्म होती है उसके पास उतना ही रेवेन्यू आता है सेल से या सर्विस रेंडर करने से, उतना ही रेवेन्यू आता है जितने उसके एग्जैक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, यानी वेरिएबल एक्सपेंसेस और फिक्स एक्सपेंसेस जितने होते हैं। तो रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट बराबर हो जाता है, दैट इज वाई नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। और थर्ड लिखा है कंट्रीब्यूशन प्लस फिक्स कॉस्ट, तो ये गलत है। अगर आप बीईपी का बनाएंगे, अगर जो अपन ब्रेक इवन पॉइंट का कैलकुलेशन के पर्पज से बनाते हैं, उसमें अपन सबसे पहले लिखते हैं सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट हटाते हैं तो प्रॉफिट आता है। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट हटाते हैं तो प्रॉफिट आता है। तो मान लीजिए आपका कंट्रीब्यूशन आया 40 रुपये और फिक्स कॉस्ट है 30 रुपये, तो आपका प्रॉफिट आता है 10 रुपये। ठीक है सर। तो अब आप देखिए इन्होंने थर्ड में क्या लिखा कि कंट्रीब्यूशन प्लस फिक्स कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट को जोड़ेंगे तो अपन पता नहीं कहाँ ही पहुंच जाएंगे। तो सी इसमें गलत है। ए सही है, बी सही है, तो इसलिए इसका आंसर बी आएगा, दैट इज ओनली ए एंड बी। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर फर्म इन अ वेरी वॉलेटाइल मार्केट इज 5%, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? एक बहुत ही अस्थिर बाजार है, वॉलेटिलिटी है जिस मार्केट में, वहाँ आपके पास जो
मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, एमएस रेशियो है, वो 5% है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? द मार्जिन ऑफ सेफ्टी probably too high, the margin of safety is probably too low, the margin of safety is adequate, none of the above. well, आप देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है कि आपका एक्चुअल सेल जो होता है वो ब्रेक इवन सेल से जितना ज़्यादा होता है. फॉर एग्जांपल, आपका ब्रेक इवन सेल है 95,000, यानी 95,000 का सेल तो आपको करना ही पड़ेगा, और बाय द वे आपका एक्चुअल सेल है 1 लाख. तो अभी आपकी किस्मत अच्छी है, आप ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा पे सेल कर पा रहे हैं. लेकिन कितना ज़्यादा? ओनली 5,000. आप केवल 5,000 का एक्स्ट्रा सेल कर पा रहे हैं. तो अब आपका जो एम एस रेशियो हुआ वो केवल कितना हुआ? 5%. और मार्केट क्या है? बहुत वॉलेटाइल है, बहुत अस्थिर है, बहुत जोखिम है. तो हो सकता है कि आपकी सेल थोड़ी सी कम हो जाए, और थोड़ी सी सेल कम हुई नहीं और आप लॉस में आ जाएंगे. तो इसलिए अपन कहेंगे कि आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत कम है. इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सेकंड, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज प्रोबेबली टू लो. मैं आपको इसे दूसरे तरीके समझाऊँ. जैसे मान लीजिए किसी के पासिंग परसेंटेज है 36%, कोई एग्ज़ाम है, इसमें पासिंग परसेंटेज है 36%, और कोई बच्चा 38% स्कोर किया है लास्ट ईयर, और पेपर का पैटर्न बड़ा वॉलेटाइल है, बड़ा हिलता हुआ है. तो अब आप देखिए उस बच्चे के साथ क्या है, वो कभी भी फेल हो सकता है, क्योंकि उसका स्कोर मात्र 38% है, उसके पास एमएस रेशियो ओनली 2% है, वो 36 से केवल 2 आगे चल रहा है. तो वैसा ही है कि मार्केट में आपकी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, एमएस रेशियो स्ट्रांग होना चाहिए. 5% तो बहुत कम है, और तब तो ये बहुत कम हो जाता है जब मार्केट वॉलेटाइल है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनेंशियल बजट? इनमें से कौन सा वित्तीय बजट है? कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, वर्किंग कैपिटल बजट, कैश बजट, ऑल ऑफ द अबव. वेल, आप प्रोजेक्ट प्लानिंग और बजटरी कंट्रोल वाली जब बुक देखेंगे, अलग अलग ऑथर से, मैंने MDSU से पढ़ाई की है, आपने डिफरेंट यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई की हुई हो सकती है. तो वहाँ पे जब आप बजट्स के टाइप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे बजट हैं जो कॉस्ट से रिलेटेड होते हैं, कुछ बजट हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं. तो फाइनेंस बजट में बेसिकली 2 टाइप होते हैं, एक होता है आपका कैश बजट और एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट. वेल, कैश बजट तो आपको बस बताता है कि भाई आने वाले महीनों में कितना रिसिप्ट आपको होगा, कितना पेमेंट आप करोगे, कितना बैलेंस आपके पास होगा. तो कैश बजट उसको एक्सप्लेन करता है, उसकी डिफरेंट मेथड होते हैं. और कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट आपको बताता है कि भाई आप आने वाले किस महीने में प्लांट, मशीन या हैवी एक्सपेंडिचर करने का सोच रहे हैं. और अब आप देखिए, चूंकि मुझे कैश बजट और कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट दोनों को कवर करना है, तो मैंने सेकंड बजट के बारे में नहीं भी सुना तो भी मुझे इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव देना पड़ेगा. ये बहुत सिंपल सा MCQ अटेम्प्ट करने का टेक्निक होता है. अगर आप बहुत श्योर हैं कि फर्स्ट तो आएगा ही आएगा, थर्ड भी आएगा ही आएगा, और सेकंड के बारे में आप अनश्योर हैं, तो आपको ऑल ऑफ द अबव लगाना चाहिए, तभी तो वो फर्स्ट और थर्ड कवर होगा. तो ये बच्चों वाली बात है, बट आप समझते होंगे, और इसलिए मैं इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव दूंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्शन बजट इज डिपेंडेंट ऑन मटेरियल कॉस्ट बजट, कैश बजट, सेल्स बजट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट. ये कहता है कि प्रोडक्शन बजट किस पे डिपेंड करता है. देखिए, आप प्रोडक्शन क्यों करेंगे? ऑब्वियसली बात है कि सेल करने के लिए. प्रोडक्शन बजट बताता है कि आप आने वाले साल में या महीने में कितने यूनिट्स बनाएंगे. रिपीट, प्रोडक्शन बजट बताता है कि आप आने वाले टाइम में कितने यूनिट्स बनाएंगे, एंड इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन कि आने वाले टाइम में आप कितनी सेल करेंगे. 2 बातें हैं कि आप आने वाले टाइम में कितनी सेल करेंगे और कितना स्टॉक आप मेंटेन करना चाहते हैं, या स्टॉक की पोजीशन आप कैसी चाहते हैं. इस पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्शन कितना होगा. तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रोडक्शन इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन सेल. सेल बजट का मतलब ये नहीं होता कि आपको एग्जैक्ट पता होता है, उसमें भी आपका एक अंदाज़ा होता है. तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि सेल बजट डिपेंड करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे. उसमें हम रिसर्च करते हैं कि कितनी सेल हम कर पाएंगे, और उस सेल बजट के बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कितना यूनिट्स बनाना चाहिए, ताकि शॉर्टेज ना हो जाए. कस्टमर को ये कभी अच्छा नहीं लगता कि वो आके खाली चला जाए. तो इसलिए आपको प्रोडक्शन बजट बहुत अच्छे से प्लान करना पड़ता है, और सेल, फॉरकास्ट सेल जो होने वाली है, उससे आपको ध्यान रखना पड़ता है. तो इसका आंसर सी रहेगा, थर्ड रहेगा. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग
is not a relevant cost information in make or buy decision. Cost to buy, जनरल फिक्स कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब अपन आराम से समझिए कि जब अपन मार्जिनल कॉस्टिंग करते हैं और डिसीजंस लेते हैं तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें वस्तु को बाजार से खरीदना चाहिए या वस्तु को अपनी फैक्ट्री में बनाना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, इसका जवाब ये होता है कि अगर बाजार से सस्ती मिल रही है तो खरीद लो और अगर फैक्ट्री में सस्ती बन रही है तो बना लो। तो ऐसा डिसीजन लेते समय आप किन फैक्टर्स को सोचेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, एक तो आप परचेज प्राइस को सही सोचेंगे, यानी एक तो आप ए पॉइंट को कंसीडर करेंगे कि भाई बाजार में क्या भाव मिल रही है। दूसरा आप ये देखेंगे कि अगर हम खुद बनाने लगेंगे तो हमारी कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी। हो सकता है आपको एक मशीन की ज़रूरत पड़े, रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़े, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, सुपरवाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपके कुछ खर्चे इंक्रीमेंटल बढ़ जाएंगे। और एक और पॉइंट आप देखिए, एक होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझिएगा कि जैसे अगर आप फैक्ट्री में बनाने लग जाएंगे तो आपका एक प्लेस वहाँ ऑक्यूपाई हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका 30 बाय 50 का एक हॉल है जो ऑक्यूपाई हो जाएगा, वरना वह आप उसे रेंट पे भी दे सकते थे। तो जब आपने बनाने का डिसीजन लिया तो आपने एक तरह से रेंट गंवा दिया। अगर आप बनाओगे तो अब आप रेंट पे कैसे दोगे? तो आपने वो रेंट गंवा दिया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी कंसीडर करना है। तो देखिए, पढ़ाई केवल पढ़ाई के लिए नहीं है, बाद में इसका यूज़ रियल लाइफ में होता है। और ये बात अलग है कि रियल लाइफ वाले बंदे बिना इन टेक्निक्स को पढ़े ही इतना ये सब सोच लेते हैं, वो भी एक अलग बात है। खैर, मैं ये कहना चाहता था कि मेक और बाय का डिसीजन करते समय हमें परचेज कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हम गंवा देंगे उस सबको सोचना चाहिए। तो ये तीनों तो रेलेवेंट है। क्वेश्चन था कि क्या रेलेवेंट नहीं है, तो जनरल फिक्स कॉस्ट रेलेवेंट नहीं है। कि सर ये क्या है? मान लीजिए कि आपको ऑफिस में कंप्यूटर पर्सन चाहिए, तो वो तो आपको अभी भी चाहिए जब आप परचेज कर रहे हैं, और जब आप डिसीजन लेंगे बनाना है तब भी आपको चाहिए ही चाहिए। दैट मीन्स वो इररेलेवेंट हो गया। देखिए, रेलेवेंट और इररेलेवेंट क्या होता है कि अगर डिसीजन लेने से कोई कॉस्ट फ्लक्चुएट होती है तो वो है रेलेवेंट, सोचने जैसी। और जिस कॉस्ट को कोई फर्क पड़ना नहीं, जैसे मान लीजिए कि इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस आप दे ही रहे हो, इंश्योरेंस आपने फैक्ट्री का करा ही रखा है, अभी भी करा रखा है, बाद में भी करा रखा है, तो ये इररेलेवेंट हो गया। तो आपको जनरल फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं करना चाहिए, बाकी सारे फैक्टर्स को कंसीडर आपको करना चाहिए। तो इसका आंसर बी रहने वाला है कि जनरल फिक्स कॉस्ट इज अ इररेलेवेंट फैक्टर व्हाइल टेकिंग अ डिसीजन टू मेक और बाय। ओके, ठीक है, चलिए सर, तो इसका आंसर आपका बी रहने वाला है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है in a shutdown decision one has to consider contribution, identifiable fixed cost if any, impact of shutdown on other projects if any, all of the above. Well, पहले तो आप ये समझिए कि शटडाउन डिसीजन होता क्या है। कई बार देखो फैक्ट्री के सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें टेम्परेरी, शटडाउन का मतलब परमानेंट कभी नहीं होता, टेम्परेरी हमें अपने ऑपरेशंस बंद करने के बारे में सोचना पड़ता है कि सर ऐसी नौबत क्यों आएगी। 2-3 रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है आपका रॉ मटेरियल ना हो, तो रॉ मटेरियल ही नहीं है तो लेबर को बुला के क्या करोगे। या ऐसा भी हो सकता है कि लेबर जो है वो स्ट्राइक पे जाने की धमकी दे रहे हों या चले गए हों कि हम तो काम नहीं करेंगे, हमारा वेजेस बढ़ाओ। तो अब वेजेस बढ़ाने का मतलब होता है कि हमेशा के लिए कॉस्ट बढ़ना, तो वो भी कंसीडर करना है। या टेम्परेरी ऐसा भी होता है कि बहुत डिमांड गिर जाता है, कभी कभी प्रोडक्ट का जो आप बनाते हैं उसका डिमांड बहुत गिर जाता है और उसका प्रोडक्ट आपका पहले से पड़ा है, तो आप सोचते हो टेम्परेरी प्रोडक्शन को रोक दें ताकि सैलरी वेजेस वगैरह ना देना पड़े। तो ये कुछ केसेस हैं कि जहां आप शटडाउन के बारे में सोचते हैं। तो एक तो आप क्या सोचेंगे कंट्रीब्यूशन के बारे में, तो देखो प्रोडक्ट बनेगा तो कुछ तो कमाई देगा, सेल और वेरिएबल कॉस्ट का जो गैप होता है। तो जब आप प्रोडक्शन करना बंद करते हैं या कहीं सेल करना बंद करते हैं तो एक तो आप कंट्रीब्यूशन गंवा देते हैं। तो आपको एक तो ये सोचना होता है कि मैं कितना कंट्रीब्यूशन गंवा दूंगा। दूसरा एक होता है आइडेंटिफाइबल फिक्स कॉस्ट। देखिए, कुछ एक्सपेंसेस तो ऐसे होते हैं जिन्हें आप फैक्ट्री बंद करके बचा लेते हैं, लेकिन कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो इंस्पाइट आपको देने ही पड़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आपका फैक्ट्री चालू रहता तो 70,000 कॉस्ट आता और अगर आप बंद कर देंगे तो 40,000 कॉस्ट आएगा। तो 30,000 को आप कंसीडर करेंगे कि 30,000 यू कैन सेव, एस्केप, अवॉइड
उसको बोलते हैं एस्केपेबल फिक्स कॉस्ट। तो एक आप उस फैक्टर को सोचेंगे कि मैं कितना बचा सकता हूँ बाय टेकिंग अ डिसीजन ऑफ शटडाउन। तीसरा आप ये भी समझिए कि शटडाउन डिसीजन इतना आसान नहीं होता। हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट बनाते हो वो आपके ही किसी और प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल हो। आप यार्न बनाते हैं, धागा बनाते हैं, और किसी और आप ही के प्लांट के लिए वो रॉ मटेरियल का काम करता हो, तो इधर माल बंद होने का उधर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और दूसरे भी चीज़ें होती हैं कि बाद में अभी आपने शट डाउन कर दिया तो बाद में आप रीअपॉइंट कैसे करोगे, तब तक इनकी देखभाल कौन करेगा, क्योंकि फैक्ट्री बंद करके जाओगे तो देखभाल वगैरह कौन करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए। मैंने कहा कंट्रीब्यूशन को, आइडेंटिफाइबल फिक्स कॉस्ट को, और आपका बाकी प्रोडक्ट्स पे क्या इम्पैक्ट होगा वो भी थोड़ा बहुत कंसीडर करना चाहिए। हालांकि मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे लिए आसान है, मतलब इसलिए आसान है इन द सेंस कि मुझे आंसर क्वेश्चन नहीं आता, मैं ढूंढ लूंगा, ढूंढ के आपको बता दूंगा। ये तो ऑब्वियस बात है, जो एग्जाम देने बैठता है उस माहौल में उसे कितना याद आता है, तो ये ऑलवेज डिपेंड करता है आपकी तैयारी पे। तो कॉलेज लेक्चर एग्जाम जनरली 3 साल में या 4 साल में एक बार होता है, तो वाकई में इतनी समय की तैयारी ये मांगता भी है। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हैं तो नहीं सोच रहे हैं अच्छी बात है, बट आप अगर एक सीरियस कंटेंडर है तो आपको एक सीरियसली डीप स्टडी बीकॉम की, एमकॉम की बुक्स की अच्छे से थॉरो स्टडी करनी पड़ेगी, ताकि उस मोमेंट पे जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं आपको क्लिक करे और सही क्लिक करे। तो ठीक है, चलिए, ओके, ऑल ऑफ द अबव मैंने इसका आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू। आसान क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन। हम मटेरियल कॉस्टिंग में जनरली 5 या 6 फॉर्मूले याद करते हैं। उसके अंदर आपका पहला फॉर्मूला होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। उसके ठीक बाद उसमें हम बताते हैं कि हमारी कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए थी, से 80,000 और हमारी कॉस्ट लग गई 90,000। तो फिर बोलते हैं क्यों कॉस्ट ज़्यादा क्यों लग गई। तो जनरली उसके 2 ही फैक्टर जिम्मेदार होते हैं, एक तो प्राइस वेरिएंस और एक यूसेज वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस की वजह से आता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो MCV इक्वल टू MPV प्लस MUV। आप बाकी सारे ऑप्शन भी देखिएगा। ये इसके बाद आपको पता है कि यूसेज वेरिएंस आगे जाके फिर मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस में चला जाता है, और यील्ड वेरिएंस सब यूसेज के बराबर होता है। वो सब आगे की कथा कहानी है। अभी के लिए समाचार ये है कि कॉस्ट वेरिएंस इज ड्यू टू प्राइस वेरिएंस एंड यूसेज वेरिएंस। आसान क्वेश्चन, बीच में इतनी देर में अब सांस खाने के लिए क्वेश्चन आया था, तो ठीक है, पहला इसका फर्स्ट आंसर होने वाला है। वेल, अगला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट इज नोन एज। जो वास्तव में लागत आई और जो प्रमाण लागत आप सोच के बैठे थे उसके अंतर को क्या कहा जाता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, वेरिएंस कहा जाता है ना। विचलन, जो हम सोच रहे थे दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट, और जो रियल ग्राउंड पे आई दैट इज एक्चुअल कॉस्ट, और उनके बीच में जो डिफरेंस है, मे बी फेवरेबल मे बी एडवर्स, उसको बोलते हैं वेरिएंस। विचरण आपके अनुकूल हो सकता है, प्रतिकूल हो सकता है, पर कहलाता वो विचरण है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। एबनॉर्मल आइडल टाइम, ये टी गलत प्रिंट हो गया, ये इनटू का निशान है यहाँ पे भी। किसी ने कहा कि जो आइडल टाइम वेरिएंस है उसका फॉर्मूला ये होता है एबनॉर्मल आइडल आवर्स इनटू एक्चुअल आवरली रेट। तो ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई होना भी था तो वो स्टैंडर्ड आवर रेट से होता है, एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई नहीं होता। तो पहला इसलिए गलत है। दिस वेरिएंस इज ऑलवेज अनफेवरेबल और एडवर्स, बिल्कुल सही बात है। ये विचरण हमेशा ही प्रतिकूल होता है, क्योंकि देखिए अगर आइडल टाइम क्या होता है कि आपकी मशीन टूट गई, मशीन ब्रेक डाउन हो गई और आप सारे लेबर बैठ गए बैठ के बीड़ी पीने लग गए, या आप समझिए कि मटेरियल ख़त्म हो गया या पावर फेलियर हो गया। ये कुछ रीज़न होते हैं कि लेबर आइडल बैठ जाते हैं। आइडल मतलब ठाले, फालतू बैठ जाते हैं। तो ये वेरिएंस का जो रिजल्ट होगा, जनरली हमारे क्या होता है कि हम कोई कैलकुलेशन करते हैं वो प्लस में आती है तो हम बोलते हैं फेवरेबल वेरिएंस है, और माइनस में आती है तो एडवर्स बोलते हैं। अब इसे आप जैसे आपके 40 आवर वेस्ट हो गए तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 40 आवर इंटू ₹5 आवरली रेट, तो ये 200 रुपये आया।
तो ये 200 रुपये पॉजिटिव नहीं है, तो नुकसान ही है, तो ये हमेशा ही आपका एडवर्स या अनफेवरेबल रेशो ही आता है। तो ये बात सेकंड वाली सही लिखी है। दिस वेरिएंस रिप्रेजेंट्स द सेगमेंट ऑफ द लेबर रेट वेरिएंस। नहीं, ये वैसे लेबर रेट वेरिएंस का सेगमेंट नहीं है, आपका जो कहें लेबर कॉस्ट वेरिएंस है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस में एक तो आपका आ जाता है लेबर का रेट वेरिएंस, एक आ जाता है आपका लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस, और एक आ जाता है आपका लेबर का आइडल टाइम वेरिएंस। तो मैं जस्ट कहना चाहता हूँ कि ये रेट वेरिएंस से एक सेपरेट सेगमेंट है, और इसने कहा कि नहीं नहीं ये उसी का एक पार्ट है, नहीं ये अलग है। द फोर्थ इज दिस वेरिएंस इज नॉट कॉज्ड बाय नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब ये जो नॉन नो वाले क्वेश्चन होते हैं बड़े कंफ्यूज करते हैं। आप ये स्टेटमेंट देखो, ये सही है कि गलत है। इसने कहा कि ये वेरिएंस रॉ मटेरियल की अनअवेलेबिलिटी से नहीं होता, जबकि होता है, तो ये बात गलत हो गई। ठीक है, तो आप पाएंगे कि इसका सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, और एक अगेन आप जानते हैं बट फिर भी मेरा फर्ज बनता है मैं आपको बताऊं, चूँकि असिस्टेंट प्रोफेसर मैं हूं और समझाना ही काम होता है। तो और कई नए बच्चे भी देखते हैं कि जिन्होंने बिल्कुल पहली बार अटैम्प्ट करना होता है, तो बहुत एक सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। अब जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू। जब आपसे ट्रू पूछा जाता है तो उसी क्षण पहले तो दिमाग में ये बना लीजिए कि एक ही ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है। तो क्वेश्चन को आप पढ़ते समय ही उसे ट्रू फॉल्स करते जाना चाहिए। ठीक है, और फिर जहाँ पे टी आपका आया वो आंसर हो जाएगा, जैसा हमें पता है। तो आगे बढ़ते हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी बता दूं, इसमें आपका ट्रू स्टेटमेंट क्या था कि लेबर आइडल टाइम वेरिएंस हमेशा और हमेशा एडवर्स होता है। अगला क्वेश्चन कहता है मैच द फॉलोइंग ZBB। सेकंड है मास्टर, थर्ड है बजटिंग एंड चौथा है फ्लेक्सिबल। इधर राइट हैंड की तरफ दे रखे हैं समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट, changes budget according to the production level, no previous level expenditure, process of budget preparing budget। ठीक, आराम से आसान क्वेश्चन है। पहले ZBB ही थोड़ा मुश्किल है। जीरो बेस बजटिंग, देखिए ZBB का मतलब है जीरो बेस बजटिंग। उसमें क्या होता है कि आप नए सिरे से सोचते हो कि जैसे मान लो कि 2021 में मान लीजिए आपके घर में शादी है, तो आप ये सोचते हो कि कितना एक्सपेंडिचर आएगा। तब आप ये नहीं देखते कि पिछले साल 2020 में जब शादी हुई थी तब कितना एक्सपेंडिचर आया था। दैट इज़ पहले कितना एक्सपेंडिचर आया आप उसको नहीं कंसीडर करते, आप नए सिरे से विचार करते हो। जैसे पिछले साल हो सकता है शादी पे 10 लाख खर्चा आया, इट डजेंट मीन कि अभी 10 लाख आएगा, 11 लाख आएगा, 12 लाख आएगा। कई लोग आसान तरीका ये लगाते हैं कि 10 लाख पहले आया था, 20% इन्फ्लेशन है तो 10% इन्फ्लेशन है तो 11 लाख खर्चा आएगा। जीरो बेस बजटिंग ये कहता है कि पहले जो हुआ उसे आप भूल जाओ, नए सिरे से सोचो, रेशनली सोचो कि कितना खर्चा आएगा। तो इसमें आप प्रीवियस लेवल पे विचार नहीं करते। तो अगर मैं मिलाने बैठूं तो जीरो बेस बजटिंग में आप प्रीवियस लेवल एक्सपेंडिचर को नहीं देखते। तो ए का मैच हुआ है 3 के साथ। मास्टर बजट क्या होता है, बहुत आसान, आपके जो अलग अलग फंक्शनल बजट होते हैं, प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट, मटीरियल बजट, सेल बजट, ओवरहेड बजट, उन सब की एक समरी तैयार होती है कॉल्ड मास्टर बजट। जैसे मास्टर की होती है ना, सब तालों की एक चाबी, वैसे ही मास्टर बजट होता है। तो मास्टर बजट क्या होता है, ये होता है समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट। ठीक है, इसके बाद है बजटिंग। बजटिंग क्या है, ये बजट तैयार करने का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, बजट जो बन के तैयार होता है वो आउटकम है, और बजटिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप बजट बैठ के तैयार करते हैं दिमाग लगाकर, फैक्ट्स के बेस पे, रिसर्च के बेस पे। तो बजटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बजट्स। और फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, उसमें हम अलग अलग लेवल पे सोचते हैं कि जैसे हमारी फैक्ट्री 10,000 घंटे काम कर सकती है, तो 6,000 घंटे पे काम करेंगे, यानी 60% कैपेसिटी पे ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, 70% पे ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, और 80% पे ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा। डिफरेंट लेवल पे कॉस्ट कितनी अलग आएगी, सेल कितनी अलग आएगी, और प्रॉफिट्स कितने अलग होंगे। तो इसके बारे में हम बताते हैं। तो फ्लेक्सिबल बजट ये आपको अलग अलग प्रोडक्शन लेवल के हिसाब से चेंजेस बताता है। तो अब आप मैच करना शुरू कीजिए। जैसे ए के साथ 3 मैच हो रहे हैं, अब ए के साथ 3 मैच हो रहा है, पहले में भी और दूसरे में भी, तो थर्ड और फोर्थ खारिज हो गया।
अब ए और बी में लड़ाई बची है, बी के साथ मैच हो रहा है 1, तो बस ठीक है, मेरा आंसर ए आ गया, ज़्यादा भले पढ़ने की ज़रूरत नहीं। फाइनल आंसर देने से पहले मिला लीजिए, A3 मैच हो रहा है, B1 मैच हो रहा है, C4 हो गया और D2 हो गया, तो इसका आंसर ए रहने वाला है। ठीक है सर, चलिए हो गया है क्वेश्चन, ए आंसर है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ एंटिसिपेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट कंट्रोल, रिड्यूसिंग लॉस ऑफ बिजनेस, कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट। वेल, अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किसकी टेक्निक है? तो ये है कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक। देयर आर टू वर्ड, वन इज कॉस्ट कंट्रोल एंड सेकेंड इज कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है कि हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। हम उसमें पहले से स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, टारगेट सेट कर देते हैं, और उसके बाद एक्चुअल कॉस्ट से उसे कंपेयर करते हैं। वेरिएंस अगर आता है तो स्टडी करते हैं और ट्राई करते हैं कि अगर अनफेवरेबल वेरिएंस है तो उसे दूर करें, बरोबर। तो ये सब किस में होता है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। और ये किसकी टेक्निक है? कॉस्ट को कंट्रोल में रखने की। कॉस्ट रिडक्शन हालांकि ऑप्शन भी नहीं है, एक कॉस्ट रिडक्शन होती है जो इसके बाद की कोशिश होती है, उसमें हम कॉस्ट को परमानेंट रिड्यूस करने का सोचते हैं। अभी हम जैसे एक होता है किसी आदमी को बुखार हो जाता है तो हम उसके बुखार को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बुखार इस लेवल से ज़्यादा क्रॉस ना कर जाए। तो वैसे ही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। बाकी ऑप्शंस हैं, कॉस्ट का अंदाज़ा लगाना, स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट करना, पर फिर भी सेकंड और फोर में से आप कहेंगे सर इसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट तो करते हैं ना? नहीं, करते तो हैं। क्वेश्चन ये था कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या करते हैं, ये नहीं पूछा था। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किसकी टेक्निक है? जैसे आपको मैं बताऊं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बजटरी कंट्रोल और कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट कंट्रोल, ये कुछ एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने की टेक्निक्स होती हैं। तो ये इसलिए इसका आंसर बी लगने लगेगा। ठीक है, चलिए मैं एक बार देख लेता हूँ। वेल, इसका आंसर बी है और एक बार देख भी लेते हैं। यस, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम विच टाइप ऑफ कॉस्ट आर असाइंड टू एक्टिविटीज यूजिंग रिसोर्स ड्राइवर? वेल, ABC वाला जो चैप्टर होता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाला जो टॉपिक होता है, आपको पता है कि वो ओवरहेड के एब्जॉर्प्शन के लिए काम आता है। अब इसी लाइन में आंसर है। देखिए, मटेरियल और वेजेस, ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तो हो गए आपके प्राइम कॉस्ट और से एक डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट के अलावा जो सब लगती है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, और इनडायरेक्ट कॉस्ट को ही अपन बोलते हैं ओवरहेड। ओके, ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे मटेरियल के परसेंटेज के बेसिस पे रिकवरी रेट, वेजेस के परसेंटेज के बेसिस पे रिकवरी रेट, लेकिन ये सब पुराने तरीके हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आपको पता है पहले कॉस्ट को पूल किया जाता है, एक रिसोर्स ड्राइवर की पहचान की जाती है और एक रेट डेवलप होती है। तो बेसिकली अपन उधर जाना चाहें तो जा सकते हैं कि जैसे आपका मेंटेनेंस का जो खर्चा आ रहा है तो आप अपने मेंटेनेंस आवर्स के बेस पे एक रेट डेवलप कर लो। आपने जो मटेरियल को प्रोक्योर किया, प्राप्त किया, उस पे जो कॉस्ट आ रही है उसके लिए आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स देख लो। आपकी क्वालिटी कंट्रोल पे जो कॉस्ट आ रही है उसके लिए आप नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस देख लो। तो ये हो गया कॉस्ट को पूल करना और कॉस्ट ड्राइवर के बेस पे एक रेट डिटरमिन करना। लेकिन ये सब है क्या? ये सब है ओवरहेड कैलकुलेट या एब्जॉर्ब करना बोलता है, उसकी टेक्निक है। तो बेसिकली इसका जो रिलेशन है उसका रिलेशन है इनडायरेक्ट कॉस्ट से। इसका आंसर सर बी इसका आंसर आएगा, लाइक सेकंड इस हिसाब से सेकंड इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर प्राइस इज, ट्रांसफर प्राइस क्या होता है? द प्राइस टू टर्न प्रॉफिट सेंटर इनटू इन्वेस्टमेंट सेंटर, अ मार्केट बेस्ड प्राइसिंग टू सेल अ प्रोडक्ट, द प्राइस चार्ज बाय वन सेगमेंट ऑफ द कंपनी टू अनदर सेगमेंट, ऑल ऑफ द अबव। वेल, इसका जो बिल्कुल सही आंसर अगर बिल्कुल क्लिक करें डायरेक्ट तो वो 3 है कि एक सेगमेंट मतलब बिजनेस का एक डिवीज़न या एक यूनिट या एक डिपार्टमेंट दूसरे डिवीज़न, डिपार्टमेंट, यूनिट से जो रेट चार्ज करता है उसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र प्राइस। ठीक है, जो चार्ल्स टी हॉर्नग्रीन है एंड जी फॉस्टर, चार्ल्स टी हॉर्नग्रीन एंड जी फॉस्टर ने भी ट्रांसफ़र प्राइस का
एग्जैक्ट ये डेफिनेशन दिया है, द प्राइस चार्ज बाय वन सेगमेंट ऑफ द कंपनी टू अनदर सेगमेंट इज नोन एज ट्रांसफर प्राइस। ओके, जो भी मूल्य है, अब वो मूल्य बाजार मूल्य हो सकता है, कॉस्ट प्लस कुछ हो सकता है, या आपसी अग्रीमेंट से कोई मूल्य तय हो सकता है, बट बेसिकली ये होता है कि एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से जो लेता है वो होता है ट्रांसफर प्राइस। मेरे हिसाब से इसका आंसर 3 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्लूड्स प्री एक्विजिशन कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, एंड ऑफ द लाइफ कॉस्ट, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है सर, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव रहेगा। सर क्या है ये? देखिए, जब आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको उसकी पूरी लाइफ साइकिल को देखना चाहिए अगर आप एक अच्छे डिसीजंस लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कार है, ठीक है। अब अगर आप सोचिए कि आप कार को परचेज करते हैं तो एक तो हो गया उसका परचेज प्राइस, ठीक है, उसका फिर हाथों हाथ इंश्योरेंस होगा वो, उसके बाद आप कार को मेंटेन करेंगे, पेट्रोल डीजल, एनुअल सर्विसिंग, इंश्योरेंस, रोड टैक्सेस, ये सब आपके कॉस्ट लगेंगे। और हो सकता है कि 15 साल बाद, 20 साल बाद आपको कहा जाए, गवर्नमेंट का निर्देश आ जाए कि भाई ये गाड़ी आप डंप कर दीजिए, तो आपको गाड़ी को निपटाने की डिस्पोजल कॉस्ट भी देनी पड़े। रीसेल वैल्यू भी मिल सकती है अगर लाइफ बची है तो, लेकिन आपको हो सकता है कि उसे स्क्रैप करने की कॉस्ट भी देनी पड़े। और अगर कुछ प्रोडक्ट्स और दूसरी तरह के हैं तो हो सकता है कि आप खरीदने से पहले एक रिसर्च करें, एक सर्वे करें, एक एक्सपेंस करें, तो वो भी आपकी कॉस्ट आ जाती है। तो अगर आप देखा जाए तो इसमें 4 तरह की कॉस्ट हो गई। एक तो प्री एक्विजिशन कॉस्ट, खरीदने से पहले की कॉस्ट, एक परचेज कॉस्ट, जनरली हम परचेज कॉस्ट के बारे में विचार करते हैं, हमें उसके बाद उस पर जो एक्सपेंस आएगा उसे भी सोचना चाहिए। अगर आप एक एसी परचेज करते हैं तो एसी परचेज करने के बाद जो खर्चा आएगा आपको उस पर भी विचार करना चाहिए। लेनी है नहीं लेनी है वो बाद में सोचो, बट आपके कंसीडरेशन में होना चाहिए। कॉस्टिंग का पर्पस ये है कि आप कॉस्ट तो सोचो। इसी तरह से हो सकता है कि जब आप उसको बाद में निपटाएं, डिस्पोजल करें, तो एंड में भी कॉस्ट आ सकती है। तो ये सब होती है उसकी लाइफ साइकिल कॉस्ट। तो इसमें ये सारे इंक्लूड हैं, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा डी। वेल, अगला क्वेश्चन है व्हेन अ रेडी मार्केट एग्जिस्ट द बेस्ट ट्रांसफर प्राइस विल प्रोबेबली बी द। अगर एक तैयार बाजार होता है, दैट इज आप जो चीज़ बनाते हैं, आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने पड़ोस वाले डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दो और आप बाज़ार में भी सेल कर सकते हो। यानी अगर देयर इज़ अ रेडी मार्केट तो फिर आपके लिए ट्रांसफ़र प्राइस डिसाइड करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता एक बार के लिए, क्योंकि बाज़ार में जो भाव है, जो मिल रहा है, आप उस प्राइस पे अपने सेकंड सेगमेंट को या अनदर सेगमेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब ये भी हो सकता है कि आप उस सेगमेंट को मार्केट प्राइस से कम या ज़्यादा पे ट्रांसफ़र कर दो, क्योंकि इसमें ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी जिसमें ज़्यादा आती है वो डिसीजन लिया जाता है। लेकिन इन्होंने पूछा कि प्रॉबेबली क्या बेस्ट रहेगा, तो इफ़ देयर इज़ अ, समझिएगा, इफ़ देयर इज़ अ रेडी मार्केट, तो जो मार्केट प्राइस है वो बेस्ट ट्रांसफ़र प्राइस हो सकता है। ट्रांसफ़र करना न करना बात की बात है, एक बार के लिए वो बेस्ट होता है। तो इसका आंसर ए आएगा, फर्स्ट आएगा। Next question says when actual sale price is higher or lower than the standard price it is called। जब प्रमापित मूल्य वास्तविक विक्रय मूल्य से अधिक या कम हो तो ये क्या कहलाता है? देखिए, आपने जैसे सोचा कि ये बॉटल है पानी का और हम इसे 15 रुपये में सेल करेंगे, तो 15 रुपये हो गया उसका स्टैंडर्ड प्राइस, आसान सी बात है। और फिर बाद में आपकी किस्मत अच्छी रही, आप 20 में बेच रहे हो तो 20 में भी बिक रहा है, और मान लीजिए टफ कंपटीशन है और आपको 12 रुपये में बेचना पड़ रहा है तो भी। तो जब एक्चुअल प्राइस और सेलिंग प्राइस डिफर हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं, तो जो अराइज होता है वो है सेल्स प्राइस वेरिएंस। कि सर इसमें कौन सा लेना है? फर्स्ट तो है क्वांटिटी वेरिएंस, नहीं। सेकंड है रेवेन्यू वेरिएंस, नहीं। देखिए, जो रेवेन्यू होता है वो प्राइस और क्वांटिटी दोनों से मिलके बनता है, ठीक है। ओवरऑल आपकी जो वैल्यू डिस्टर्ब होती है या क्रिएट होती है वो प्राइस और क्वांटिटी दोनों से होती है। ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है इट इज़ अबाउट प्राइस, इंग्लिश ज़्यादा क्लियर कट लिखी है ना, सेलिंग प्राइस, तो ये आपका जो कहलाएगा सर, ये कहलाएगा सेल प्राइस वेरिएंस। आसान क्वेश्चन था, मैं तो ऐसे ही समझा रहा था, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस
एक तरफ है स्टैंडर्ड, एक तरफ है एक्चुअल। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से इन्होंने 5-6 क्वेश्चन लिए हैं। लेफ्ट साइड में स्टैंडर्ड है और राइट हैंड पे एक्चुअल है, थोड़ा सा गलत दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए जो सोचा था वो क्या था, आराम से सुनिए कि 8,000 का खर्चा आएगा और 4,000 यूनिट बनेंगे। दैट इज हमारे बहुत क्लियर था कि भाई 4,000 यूनिट्स होंगे और 8,000 खर्चा आएगा। हकीकत में हमारे साथ बुरा हो रहा है क्योंकि खर्चा 8 की जगह 8,500 आ गया एज यू कैन सी, और यूनिट भी कम बने हैं, तो मतलब पैसा भी ज़्यादा लगा, यूनिट्स भी कम बने हैं। तब आप लॉजिकली सोचो, मैं इसको आपका पर यूनिट रेट से सॉल्व करता हूँ। देखिए 4,000 यूनिट, 8,000 रुपये एक्सपेंस, तो आपका पर यूनिट कॉस्ट हुआ 2 रुपया। एक यूनिट का कॉस्ट हुआ 2 रुपया। आप इसको सिंपल मैथ से करो, फॉर्मूले में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक यूनिट का कॉस्ट हुआ 2 रुपया, तो 3,800 यूनिट का स्टैंडर्ड कॉस्ट है 7,600। आपका ये काम 7,600 में हो जाना चाहिए था, लेकिन यू हैव टू पे 8,500। आपको 8,500 रुपये देने पड़ गए कि सर नहीं, कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये बोलेंगे सर वो 8,000 की जगह 8,500 लग गया ना, आप फिक्स तो कॉस्ट तो फिक्स होता है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो। देखिए हम अगर कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, यूनिट के हिसाब से देखें तो यूनिट के हिसाब से आपकी कॉस्ट 7,600 आनी चाहिए यूनिट के हिसाब से, और आपके 8,500 आ गए, यानी आपके 900 रुपये फालतू लग गए, तो 900 रुपी एडवर्स है। मैं एक बार फिर डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आरपीएससी का आंसर की तब तक नहीं आया है, तो मैं मेरी नॉलेज के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। बाद में आरपीएससी के आंसर में भी 1, 2, 4 क्वेश्चन अलग हो सकते हैं। अगर अलग होंगे तो मैं फिर कभी वीडियो के नीचे एक वो लेबल डाल दूंगा, बट अभी के लिए लेबल जब तक नहीं है तो आप समझिए कि ओरिजिनल टाइम का वीडियो है। ठीक है, चलिए आज के लास्ट 2 क्वेश्चन हैं और इसमें कहता है 19th है, प्रोडक्टिविटी क्या है। प्रोडक्टिविटी इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन आउटपुट, कॉस्ट अपॉन आउटपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। यस, थर्ड इसका आंसर है प्रोडक्टिविटी इज द रेशियो बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। आपने कितना निवेश किया, कितना इन्वेस्ट किया और कितना उससे आउटपुट आया, वो कहलाता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में फिर देखते हैं हम मटेरियल प्रोडक्टिविटी, लेबर प्रोडक्टिविटी, प्लांट प्रोडक्टिविटी, पावर प्रोडक्टिविटी, बिल्डिंग प्रोडक्टिविटी, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। आप अधिकतर नोटिस कर रहे होंगे कि आपके अधिकतर क्वेश्चन जो हैं वो एमकॉम की बुक से हैं। हालांकि बाद में छोटे लेवल के भी आएंगे, बट मोटे तौर पे अगर मैं बताऊं तो ये 11th 12th से लगाकर आपके एमकॉम तक का कवर करते हैं, और एमकॉम पे ज़्यादा स्ट्रेस है, बीकॉम पे थोड़ा कम स्ट्रेस है, और फिर 11th 12th पे और। तो अगर मैं रेशियो मेरे हिसाब से दूं तो यू कैन से 60%, 30%, 10%, 50 to 60% एमकॉम, 30% अबाउट बीकॉम, और उसके बाद थोड़ा बहुत 11th 12th का बेसिक चेक करते हैं। वो बेसिक वैसे अलग अलग ईयर्स में, कॉलेज के ईयर्स में भी होता है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, आप थक भी गए होंगे। चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द प्रोडक्टिविटी फॉर द प्रोडक्ट एक्स, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 5 आवर पर मीटर, प्रोडक्शन 4,000 मीटर, टाइम टेकन 25,000 मैन आवर्स। देखिए पहले आप इसको समझिए, 1 मीटर से कपड़ा, 1 मीटर कपड़ा बनाने में 5 घंटे लगते हैं, ठीक है। इन्होंने 4,000 मीटर कपड़ा बनाया, ठीक है, तो आपके हिसाब से 20,000 आवर्स लगने चाहिए। 1 मीटर में 5 घंटे लगते हैं, तो 4,000 मीटर में 20,000 आवर्स लगने चाहिए, पर इन्होंने ज़्यादा लगा दिए, इन्होंने 25,000 आवर्स लगा दिए। अब बच्चा ये नहीं समझ पाता कि ऊपर क्या रखना, नीचे क्या रखना। देखिए आपने जो लगाया है, आपने जो समय लगाया है वो है 25,000 आवर्स, और जो आपने काम कर दिखाया है वो है 20,000 आवर्स। आपको दोनों को आवर्स में चेंज करना पड़ेगा। उसको हम बोलते हैं लाइक को लाइक से कंपेयर करना। आप ऊपर यूनिट रखेंगे, नीचे आवर्स रखेंगे, ऐसे नहीं होता। आपने जो इनपुट किया है, जो समय लगाया है वो है 25,000 आवर्स, और जो आपने काम कर दिखाया है, जो आउटपुट आपने जनरेट किया है वो है 20,000 आवर्स। साफ पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि आपकी एफिशिएंसी कैसी है। मैं कहूँगा एफिशिएंसी
1 से तो कम है, जितनी होनी चाहिए उससे तो कम है, क्योंकि आप ज़्यादा समय लगा रहे हो और कम रिजल्ट आ रहा है। बाद में इसको आप कैलकुलेट कर लेना, यू विल फाइंड 0.8, और अगर परसेंटेज में होता तो 80% भी आंसर हो सकता है। ये एक तरह से आपका एफिशिएंसी रेशो भी है। अगर आप कंट्रोल रेशो सीखेंगे ना तो ये आपके एफिशिएंसी रेशो को बताता है कि इट इज़ 80%। और अगर अपन इसको अभी प्रोडक्टिविटी के सेंस में देखें तो आपका प्रोडक्टिविटी है 0.8। इसका आंसर बी रहने वाला है। चलिए सर, ये वीडियो होप आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर काम का लगा हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, किसी को शेयर करने जैसा हो लग रहा है तो शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आगे इसके और बचे हुए जो वीडियोज़ हैं वो बनाऊंगा, लेटर और सूनर आपके पास आ जाएंगे। थैंक यू।